Hello, future lawyers. Hello, future lawyers. Welcome to तर्कशास्त्र. आई एम आदित्य. मैं हूं आपका लॉ मेंटर. एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ सीईटी 3 ईयर का जो कैप राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप इनपुट्स. सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं. उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कंप्लीट कैप राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. उसके साथ साथ आपको चेकलिस्ट बताऊंगा कि क्या क्या आपको रेडी रखना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स. हेलो फ्यूचर लॉयर्स. आई एम आदित्य. हेलो फ्यूचर लॉयर्स. वेलकम टू तर्कशास्त्र. आई एम आदित्य. एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ईयर लॉ सीईटी का जो एग्जाम का रिजल्ट आया था उसका अभी कैप राउंड रजिस्ट्रेशन जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है उसका कंप्लीट प्रोसेस समझने के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आई विल गिव यू अ चेकलिस्ट. I will also give separate inputs for general EWS, NCOBC, SC, ST, PWD, NT, foreign nationals and other candidates. I will also give you the checklist of all the डॉक्यूमेंट्स जो आपको एंड में अपलोड करने पड़ेंगे. एंड मैंने खुद हमारे स्टूडेंट का एक फॉर्म भरा है तो उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस ये वीडियो के थ्रू हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. तो हमारा टेलीग्राम तो नहीं है अभी, बट हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड शेयर ऑल योर डाउट्स इन द जनरल ग्रुप. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन फॉर एनी पर्सनल डाउट्स रिलेटेड टू द कैप राउंड. तो जो चेकलिस्ट है उसमें आपको वैलिड फोन नंबर लगेगा एंड ईमेल आईडी लगेगा. ये कौन सा फोन नंबर एंड कौन सा ईमेल आईडी की बात कर रहा हूं मैं? जो आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ था सीईटी एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम, वही फोन नंबर एंड वही ईमेल आईडी आपको यूज करना पड़ेगा. जो जहां से आपको एक सीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा. ठीक है. सॉफ्ट कॉपी आपको अभी ऑब्वियसली आया रहेगा तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड सीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा. आपको अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा. अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा. अदरवाइज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा. ये तीन में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगता है टू डिसाइड योर कैंडिडेचर टाइप. बट जब आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था उसी टाइम के आपका कैंडिडेचर टाइप जो आपने डिस्क्लोज किया था वही कैंडिडेचर टाइप अपने आप ये फॉर्म में कैप्चर हो जाता है बेस्ड ऑन योर फोन नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर. ठीक है. तो फिर भी यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं. तो एनी वन ऑफ दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रूव योर कैंडिडेचर टाइप. Any one of the documents like caste certificate or caste validity or non-creamier are required. मैं बोलूंगा कि ये ऑल थ्री. इफ यू बिलोंग टू नॉन जनरल कैटेगरी तो आपके पास ऑल थ्री डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रेडी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर रहेगा, कास्ट वैलिडिटी अगर नहीं रहेगा तो आप लोग लॉयर बनने वाले हो. आपको ही पता है कि विदाउट वैलिडिटी ये कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है. एंड अगर आप नॉन क्रिमिलियर में नहीं आते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कास्ट वैलिडिटी भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि यू विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड टू द जनरल कैटेगरी. फिर नेशनैलिटी आपकी डिक्लेयर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट. तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से दो चीजें प्रूफ हो जाती है. लिविंग सर्टिफिकेट से सिर्फ कैंडिडेचर टाइप प्रूफ होता है एंड नेशनैलिटी सर्टिफिकेट से सिर्फ नेशनैलिटी प्रूफ होती है. उसके अलावा आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, बीच में अगर आपने पीजी किया हुआ है बिफोर टेकिंग एडमिशन फॉर एलएलबी ग्रेजुएशन अगेन तो आपका वो मार्कशीट, अदर सर्टिफिकेट्स अगर आपको अपलोड करना चाहते हो आप तो वो, लेकिन ये कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स एंड ऑर्फन सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो.
ऑल्सो अगर आर्मी से रिलेटेड आपका कोई बैकग्राउंड है तो उसके रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. वंस यू लैंड ऑन दिस URL cetcell.maharashtra.org, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, एडमिशन पोर्टल फॉर एनुअल ईयर 25-26. वंस यू क्लिक ऑन दैट पोर्टल, आपको LLB 3 years का ऑप्शन दिखेगा. एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टैब, यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर URL. ठीक है, ये चेक कर लेना. ये आपको बहुत ध्यान देके चेक करना है. ठीक है, कुछ स्पैम URLs भी हो सकते हैं. सो आप LLB 3 कैप ये URL वीडियो पॉज करके नोट करके रखो. फिर यहाँ पे जब आप आओगे तो ये अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है कैप शेड्यूल का, जिसमें उन्होंने बताया कि कब तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा या कब तक आप फॉर्म भर सकते हो. तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू गेट इन टू यूज दिस पर्टिकुलर टैब. आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है. और जब आप कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालते हो. ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालोगे जो आपने लॉ सीईटी का फॉर्म भरते टाइम यूज किया था. तो ऑटोमेटिकली आपका ये पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा. दे विल कैप्चर योर नेम एंड मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू हैव यूज्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एग्जाम. यहाँ पे आने के बाद what you have to do is you have to click on this tab because we are now talking about centralized admission process, correct? यहाँ वंस यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टैब कैप राउंड, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे. क्योंकि क्या है कि सीईटी सेल के अभी बहुत सारे एग्जाम्स के कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे MBA CET, MCA CET, लॉ CET 3 year, लॉ CET 5 year का भी कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. तो आपने अभी ये वीडियो पर्टिकुलरली 3 year CET के लिए है. ठीक है, तो आपको टेक्निकल में नहीं जाना है, एग्रीकल्चर में नहीं जाना है, हायर एजुकेशन में जाओ एंड यूजी में आपको लॉ CET 3 year का टैब दिखेगा. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब. रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका जो इंफॉर्मेशन और आपने फिल किया था वो ऑटो फिल यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा. हाँ, आपसे क्या वेरीफाई करवाएंगे वो लोग कि आपको एंटर MH LLB 3 year CET डिटेल्स. तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है. रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कौन सा, जो यहाँ पे आपके हॉल टिकट पे जो आपका स्कोर कार्ड आया था उस पे टॉप सेक्शन में ही एप्लीकेशन नंबर करके दिया है. तो आइडियली इन्होंने ये नाम एंड ये नाम सेम रखना चाहिए था, बट इट्स ओके. तो यहाँ का जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर करके यूज करना है. एंड वही स्कोर कार्ड का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे रोल नंबर करके यूज करना है. जैसे ही आप चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आपका नाम एंड सीईटी परसेंटाइल यहाँ पे आ जाएगा. यू हैव टू वेरीफाई दैट विद योर स्कोर कार्ड. ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई दीज डिटेल्स विद योर स्कोर कार्ड. दे मस्ट मैच एग्जैक्टली. ठीक है, देन वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, आप नेक्स्ट टैब पे जाते हो जहां पे फिर से ये डेटा ऑटो फील्ड है. ठीक है, क्योंकि आपने सीईटी का फॉर्म भरते टाइम ये सभी डेटा ऑलरेडी दिया था, तो मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन वो लोग वहीं से कैप्चर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस. ठीक है, ये एक अच्छा शॉर्टकट किया उन लोगों ने, क्योंकि आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, आपने एक बार कुछ डेटा भरा हुआ है, तो देयर इज नो पॉइंट इन कलेक्टिंग द सेम डेटा अगेन. सो आपका यहाँ पे नाम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाता है जो जिससे आपने लॉगिन किया था, एंड मोबाइल नंबर आ जाता है. वंस यू वेरीफाई दिस एंड आप अगर यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो अभी आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर हो चुके हो, ये कंसिडर किया जाता है. ठीक है, नाउ इट शोज, मतलब कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे फैकल्टीज भी लॉ सीईटी का एग्जाम देते हैं जस्ट टू चेक. अभी नेक्स्ट ईयर मुझे, अगर मुझे खुद को, अभी मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, MBA किया हुआ है, लेकिन मुझे अगर लॉ करना है, तो मैंने अगर नेक्स्ट ईयर लॉ सीईटी का एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरे स्कोर पे मुझे जो कॉलेज चाहिए, मुझे GLC चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुंबई का, या फिर ILS पुणे का चाहिए, तो वो कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आई विल नॉट गो हेड विद द कैप राउंड प्रोसेस. करेक्ट, क्योंकि मुझे करना है तो ये 2-3 कॉलेज से ही करना है, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगा. तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्ट आउट हो जाते हैं कैपराउंड प्रोसेस से. जो लोगों ने एग्जाम दिया वो पूरा का पूरा क्राउड कैपराउंड के लिए अप्लाई करेगा ही, ये जरूरी नहीं है. तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करके पेमेंट एंड तक जाके नहीं भरते हो, तब तक आप कैपराउंड के लिए कंसिडर नहीं किए जाते हो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू बीइंग कंसिडर्ड फॉर द कैपराउंड.
नाउ स्टार्ट्स द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो डियर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, एंड ये जो आईडी जनरेट होगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईडी, यू हैव टू सेव इट। ओके, क्यों इतने सारे आईडीज क्रिएट करते हैं, वी डोंट नो। दिस इट स्टार्ट्स फ्रॉम एल, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एल। ये जो आईडी है ये एल से स्टार्ट होता है, और फिर नंबर्स है, 5-6 डिजिट्स है। तो इसी के बेसिस पे आपका आगे का कम्युनिकेशन होगा। काइंडली नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पे आ रहा है। प्लीज मेंशन दिस एप्लीकेशन आईडी इन फ्यूचर कम्युनिकेशन, ठीक है। एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर था, एक रोल नंबर था, उसके बाद एक एप्लीकेशन आईडी आ चुका है। आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू सीईटी सेल। अगर हो सके तो ये वीडियो को शेयर कर करके उन तक पहुंचे, इतना मेक श्योर करते हैं कि ये तीन तीन आईडीज देने की जरूरत क्या थी। उनको जो भी इंटरनल प्रोसेस होगा, ऑपरेशनल प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करके आप ये एक नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस एप्लीकेशन आईडी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एज वेल। यही आईडी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आएगा। नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस प्रोसीड टू फिल, आपका लॉगिन आईडी आएगा। जो लैपटॉप से या जो डिवाइस से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आईपी एड्रेस कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या टाइम पे वो फिल कर रहे हो वो टाइम कैप्चर हो जाएगा, एंड आपका नाम कैप्चर हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ के आगे ये डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं रखा है, लेकिन यू कैन टेक अ वेरी गुड रेफरेंस फ्रॉम दिस डैशबोर्ड। आपको ये प्रोफाइल फिलअप करनी है, उसके बाद एड्रेस फिलअप करना है, उसके बाद कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी एंड माइनॉरिटी, सोशल रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मार्क्स, फोटो एंड साइन, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर पैसा भर के कंफर्म करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो सभी प्रोसेस के थ्रू हम लोग वन बाय वन जाते हैं। सो इफ यू क्लिक ऑन प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, जहां पे आपको आपका नाम इंग्लिश में लिखना है। दिस इज द नेम यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, एंड दिस इज द नेम यू हैव टू राइट इन मराठी। तो आप बोलोगे कि मराठी में लिखूंगा कैसे, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखते चलो, वो अपने आप मराठी में कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इंग्लिश इनटू मराठी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ माई नेम इज आदित्य एंड इफ आई राइट इट लाइक दिस, तो ये कभी कभी क्या करेगा कि आदित्य कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये तो रोबोट है, आप तो इंसान हो, आपको तो समझ में आएगा इसको कैसे ट्रिक करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज डबल ए यूज करो, तो वो आदित्य कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपने ये डिटेल्स फिलअप कर दिए, बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, आई विल नॉट गो थ्रू ऑल द डिटेल्स वन बाय वन। ठीक है, एंड देन हमने ये डिटेल्स जब फिलअप कर दी, तो हैज द कैंडिडेट नेम चेंज्ड। तो यहाँ पे आपने अगर नाम चेंज किया रहेगा, इफ देर इज अ नेम चेंज इन योर नेम, ठीक है, यूजुअली फीमेल का होता है शादी के बाद। अगर आप मेल हो लेकिन आपने कुछ इनमें से रीजंस की वजह से नेम चेंज किया रहेगा, तो आपको ये रीजन सिलेक्ट करके उसके बाद इफ यू सिलेक्ट वन ऑफ दीज रीजंस, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है जो सबसे लास्ट में आएगा। अगर आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया, तो आपका ये जो स्क्रीन है वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, यू कैन नॉट यूज दिस विंडोज, ठीक है। देन वंस यू आर डन विद योर प्रोफाइलिंग, नाउ यू हैव टू फिल अप योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो ये बहुत ही बेसिक है, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है या फिर जो एड्रेस पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस होता है, तो वो ये एड्रेस पे आना चाहिए, विच इज इजीली एक्सेसिबल टू द पोस्टमैन एज वेल एज मी। ऐसा एड्रेस मत देना एकदम आपके बहुत ही रिमोट प्लेस का, जहाँ पे कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, नाउ कैंडिडेचर टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिलेक्ट योर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो आपने अभी जैसे कि लॉ सीईटी 3 ईयर डजेंट हैव एनी एज लिमिट, तो यहाँ पे 18 साल से बच्चे लॉ सीटी 3 ईयर के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका कम से कम 20-21 का तो भी एज होना चाहिए, क्योंकि 17 साल में आपने 12वीं कर लिया, तो 3 साल का ग्रेजुएशन इज 20 ईयर्स। तो लॉ सीईटी 3 ईयर एग्जाम देने के बाद लॉ करने वाला स्टूडेंट क्राउड जो होता है, वो 20 ईयर ओल्ड से लेके 70-80 ईयर ओल्ड भी कैंडिडेट्स लॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आपका टेंथ
1975 के पहले हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है एंड अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? मार्कशीट। ठीक है। और अगर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या ना हो, नहीं हो, तो आपको उसके हिसाब से यस या फिर नो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यस है तो, अगर आप यस क्लिक करते हो तो आपने ऑटोमेटिकली एग्जाम फिलअप करते टाइम जो आपका डोमिसाइल दिया था वो आ जाएगा। अगर आप नो करते हो एंड प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अगर मिसमैच हो रही है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है। एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम आपने डोमिसाइल दिया था, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, लेकिन कैपराउन का फॉर्म भरते टाइम आप नो कर रहे हो तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। एंड ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी, अभी ग्रेजुएशन अगर आपका है उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहे, डबल ग्रेजुएशन रहे, कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन परस्यू द लॉ। ओके। वंस यू क्लिक ऑन दिस सेव एंड नेक्स्ट, यू विल लैंड ऑन दिस थिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो कि 10th मैंने मैट्रिक के बाद पास किया था, सॉरी 1975 के बाद पास किया था। आई एम अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तो मैंने जो ये जो स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उस ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र टाइप ए। जो डॉक्यूमेंट्स उसने एग्जाम के टाइम पे सबमिट किया था तो ऑटोमेटिकली वही उसका कैंडिडेचर पकड़ा गया है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड और बॉन्ड। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का होता है लेकिन आपका बर्थ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हुआ हुआ हो सकता है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल माय सन, सो आई इफ आई एम फ्रॉम अमरावती, तो मेरा डोमिसाइल जो है वो अमरावती महाराष्ट्र का है। करेक्ट। बट मेरा बर्थ अमरावती में नहीं हुआ था। व्हेन आई वाज बोर्न लेट अस से इन बुल्ढाना महाराष्ट्र, क्योंकि मेरी मम्मी जब शी वाज गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हर जॉब, तो शी वॉज नॉट पोस्टेड इन अमरावती। उसके बाद उनकी पोस्टिंग अमरावती में हुई एंड फिर मुझे मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अमरावती से मिला। तो हर बार सबका ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ सेम होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर आपके पास लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करो, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा हुआ है वो यहाँ पे सबमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई वुड आस्क यू टू गो अहेड विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। ठीक है। प्रिफरेबली इसके साथ जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अपडेटेड होते हैं। वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, आप जाओगे ऑर्फन, कैटेगरी एंड माइनॉरिटी। तो अभी मैंने फर्स्ट गो में ऑर्फन नो करके सिलेक्ट किया हुआ है, कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है। ऑर्फन अगर आप यस करते हो तो एक माइनर चेंज होता है जिसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है, वो उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे एंड में रखा हुआ है। तो अगर आप ऑर्फन नो कैटेगरी कंसिडर करते हो तो यहाँ पे मैंने अभी कैटेगरी वाइज भी हर एक कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये बताया। तो ओपन कैटेगरी के लिए, एंड इफ यू डू नॉट बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सीधा सेव एंड नेक्स्ट करो, आप आगे की स्क्रीन पे चले जाओगे। बट इफ यू बिलोंग टू ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। करेक्ट। अगर आपके पास, अगर आपने यहाँ पे यस क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नो क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन आएगा एंड यू मस्ट हैव अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी नो क्लिक किया तो आपका ईडब्ल्यूएस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप कौन से कास्ट में आते हो ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए डाला हुआ है। ठीक है। विच इज माई कैटेगरी। सो यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे मैं मराठा कैटेगरी में आता हूँ, ईडब्ल्यूएस में आता हूँ नहीं आता हूँ, ये आपको आपके फैमिली के साथ डिस्कस करके आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, क्या डेट का रिसीट आपको मिला हुआ है वो लिखना पड़ेगा, एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन इफ यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो यस, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। बट माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए सभी लोग, माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए फिर ये कैटेगरी जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। अभी मैं अगर ओपन ईडब्ल्यूएस, ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि नो करते हो तो आपको ये ऑप्शन आता है, अगर यस करते हो तो ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है। सेम इज फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज। तो एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपने जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया तो आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया। अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो आपको
फिर से उसमें एप्लीकेशन नंबर, रिसीट डेट एंड डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड डालना पड़ेगा, करेक्ट। एंड कास्ट इशूइंग अथॉरिटी, किस कौन सी अथॉरिटी ने आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है वो नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन में आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो नाम दिया हुआ है वही यहाँ पे मैचिंग नाम आपको मिलेगा, वही आपने एंटर करना है, ठीक है। फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज DT, VJ, NTB, NTC, NTD, OBC एंड SEBC, यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद कास्ट सिलेक्ट करो। कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे एस्टेरिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो भी आपको डालना ही पड़ेगा। अगर कास्ट वैलिडिटी है तो बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर नहीं है तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आपने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका आप नंबर डालो, रिसीट कौन से डेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ है वो रखो। लेकिन SC एंड ST कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इवन इफ यू बिलोंग टू SC एंड ST कैटेगरी एंड योर पेरेंट्स और योर फैमिली इज अर्निंग मोर देन लेट अस से 10-15 lakhs एनम, तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। लेकिन बिकॉज यू बिलोंग टू SC एंड ST कैटेगरी, तो आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। लेकिन NT, OBC, SEBC बाकी सब कैटेगरीज के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, और अगर वो नहीं है तो उसके लिए भी आपने अप्लाई करके रखना चाहिए। उसका एप्लीकेशन नंबर, उसकी रिसीट डेट एंड उसका भी डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ है, ये सभी डिटेल्स आपको एक्यूरेट देनी पड़ेगी। एंड नोट डाउन कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे सबमिट करने पड़ते हैं, तो आपको वो अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा पुश भी करते रहना पड़ता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पे मैंने जो कैटेगरीज तो कर लिया, ठीक है। सो आप SC, ST एंड OBC, SBC कैटेगरी जो है, ठीक है। अभी हमने ये सब कैटेगरीज के लिए देख लिया, यहाँ से ऊपर पे जो मेंशन है वो। लेकिन SBC कैटेगरी जो है, वो कैटेगरी क्या होती है कि जो लोग पहले SC थे, ST थे या फिर OBC थे, उनको कन्वर्ट किया गया है SBC में। तो वहां पे आपको प्रीवियस आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते थे, क्या आपके पास अभी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है, एंड क्या अभी आपके पास नॉन क्रिमिलियर है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। सिमिलर है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें भी कोई डाउट आता है आपको तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर आप हो, नहीं हो तो फिर ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी, बट आप हो तो आपको आपके सर्टिफिकेट पे आपने कौन से डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई किया है, सब डिसेबिलिटी के लिए कौन सा अप्लाई किया हुआ है। अगर आपका 40% से ऊपर नहीं है तो आपके लिए फिर से ये नो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपका 40% से ऊपर है डिसेबिलिटी, तो आपको डिसेबिलिटी टाइप एंड सब डिसेबिलिटी टाइप अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिल करने पड़ेंगे। रिमेंबर, गलत इंफॉर्मेशन नहीं भर सकते, डॉक्यूमेंट सभी सबमिट करने पड़ते हैं। एंड आप लॉयर बनने वाले हो तो आपको पता है कि हाउ डज दिस लॉ वर्क्स। इट कैन, एनीवन कैन सू यू एनी टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं डिफेंस कैटेगरी पे। तो अगर आप सन, डॉटर, विडो या वाइफ ऑफ एक्टिव सर्विस पर्सनल और एक्स सर्विस पर्सनल हो, एस यस करने के बाद आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं। डिफेंस कैटेगरी 1, एक्स सर्विस पर्सनल हु इज डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र स्टेट एंड ही और शी possesses डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो समवन हु वाज अ सर्विस पर्सनल, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, कोई भी पोजीशन पे रहे, कोई भी रैंक पे रहे, बट दे आर नाउ डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र एंड हैज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डिफेंस कैटेगरी 2 आती है कि एक्टिव सर्विस पर्सनल, 2 एंड 3 में सेम है एक्टिव सर्विस पर्सनल, बट सेकंड बोलता है कि एक्टिव सर्विस पर्सनल डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र एंड पोजेसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक्टिव सर्विस पर्सनल है बट दे आर ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र बट नॉट डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, तो उनका बर्थ भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, दे आर नाउ जस्ट ट्रांसफर्ड ऑन द ड्यूटी ऑफ डिफेंस इन महाराष्ट्र and not domiciled in Maharashtra but possesses transfer or order or and joining report। बट वो उनके पास डॉक्यूमेंटली, वो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से वो प्रूव कर सकते हैं कि मुझे महाराष्ट्र स्टेट का ट्रांसफर ऑर्डर मिला है और मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी मिली है। तो जब आप ये तीनों में से एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये भी आप आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है वो आपको डेटा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। Now we are done with social reservation, and once you click on save and next, you will land on qualification details, जहां पे आपको एक विंडो दिखेगा जहां पे एसएससी, फिर आप ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो एसएससी, फिर एचएससी, फिर ग्रेजुएशन। एंड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पहले मेंशन किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने एसएससी सिलेक्ट करना है, फिर ऐड क्वालिफिकेशन करना है, एंड ये सब डिटेल्स डाल के सेव करना है। एज पर द मार्कशीट डालोगे, अभी इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद आप फिर से ये विंडो पे जाके आप फिर से ये विंडो पे आओगे, यहाँ पे आपने एचएससी सिलेक्ट करना है, ऐड क्वालिफिकेशंस करने हैं, एंड बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स छोड़ के जितने मार्कशीट पे सब्जेक्ट्स है उन सबका टोटल आपने यहाँ पे ऐड करना है। सेव करो, फिर से ग्रेजुएशन सिलेक्ट करके ऐड क्वालिफिकेशन करके ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालो, सेव करो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसका ऐड क्वालिफिकेशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालो एंड सेव करो। उसके बाद आप आओगे क्वालिफिकेशन के मार्क्स पे, तो वो लोग आपके 10th एंड 12th के मार्क्स ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज था कि ईयरली था, तो और सेमेस्टर वाइज था तो ये विंडो ब्लर हो जाएगा। एंड ऑड सेमेस्टर में कितना स्कोर था, इवन सेमेस्टर में कितना स्कोर था, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट का डेटा मैच होना चाहिए, इतना मेक श्योर करके सभी डिटेल्स इसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। नाउ वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, यू विल लैंड ऑन दिस पेज। तो यहाँ पे, यहाँ से तो बहुत ही सिंपल होता है, बट ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। ठीक है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। आपको गूगल पे ऑनलाइन कोई भी फॉर्मेट में चेंज करके मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है। अदरवाइज आपके लैपटॉप पे भी आप कर सकते हो। Size of the photograph must be greater than 4 KB and less than 100 KB. Size of the signature must be greater than 1 KB and less than 30 KB. Dimensions of the photograph दिए हुए हैं, डायमेंशंस ऑफ द सिग्नेचर दिए हुए हैं, सिग्नेचर का जो फोटो निकालेगे मोबाइल से उसका भी डायमेंशन दिया हुआ है। बहुत ही ऊंचा आपका सिग्नेचर का फोटो नहीं हो सकता, एंड आपकी सिग्नेचर ऐसे भी नहीं जा सकती। इट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ 3:1 और 2:1। फिर इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इज ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि वो आपके एडमिशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा वेरीफाई होते रहते हैं। तो आपने फोटो एंड सिग्नेचर ये डायमेंशन ये पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपलोड कर दिए। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अभी आते हो आप सभी डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने चेकलिस्ट दिया था वो यहीं से उठा के दिया था, लेकिन ये चेकलिस्ट है नॉन ऑर्फन्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपको धीरे धीरे सभी अपलोड करने पड़ेंगे, उसका भी उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी। बिफोर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड प्लीज रीड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। स्कोर कार्ड ऑफ सीईटी 25 में 10th 12th का मत कर देना। ठीक है। अप्लाई अपलोड स्कोर कार्ड की जगह पे एप्लीकेशन मत अपलोड कर देना। तो जो डेटा पूछा है वही डॉक्यूमेंट परफेक्ट तरीके से अपलोड करना है। डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कम्युनिटी नेटिविटी और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो सकता है इनमें से, जो आपने प्रीवियसली जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पूरा प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे तो बेहतर होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने अभी यहाँ पे मैंने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया था इसलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्स का, सॉरी ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट किया था मेरे स्टूडेंट का, इसलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आया हुआ है। अगर मैंने नॉन क्रीमिलियर सिलेक्ट किया रहता तो नॉन क्रीमिलियर भी यहाँ पे ऐड हुआ रहता। करेक्ट। तो आप जितने ज्यादा डॉक्यूमेंटल प्रूफ का रिक्वायरमेंट सबमिट करोगे उतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू बी रेडी विद ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑर्फन सिलेक्ट किया रहता है तो आपको अलग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आती है। ठीक है। तो आप क्या क्या फील्ड्स वहां पे सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, उसका हर एक कैंडिडेट का लिस्ट अलग अलग आएगा। सो वंस यू क्लिक ऑन लास्ट में, जब आप डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हो तो आपका ऐसा यहाँ पे कंप्लीट नेम, फादर्स नेम,
मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो जितना इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरा हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, ये एड्रेस डिटेल्स पे ओपन हो जाएगा, कैंडिडेट टाइप डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आपने सभी डेटा फिर से डॉक्यूमेंट्स को एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए वेरीफाई करना चाहिए। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस डेटा एंड क्वालिटी ऑफ योर ओन फोटो, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, प्रोसीड करो, फीस पेमेंट करो एंड खत्म करो। ठीक है। कैप राउंड के लिए सेपरेट फीस नहीं पे करना पड़ता है वैसे। तो यहाँ पे जब आप कंफर्म करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा कैप राउंड्स के लिए। ठीक है। तो जाके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा कैप राउंड्स के लिए। तब जब तक आप यहाँ पे लास्ट में आके सबमिट का बटन नहीं दबाओगे तब तक आपका एप्लीकेशन कैप राउंड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करके जो भी आपके डाउट्स है स्क्रीनशॉट के साथ, स्क्रीनशॉट के बिना वहां पे अपलोड करते चलो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू एज एंड व्हेन पॉसिबल। चलो फिर मिलते हैं। ऑल द फ्यूचर लॉयर्स, ऑल द बेस्ट।